पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र में जोधपुर काफी पर्यटकों की पहली पसंद है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाले जोधपुर को अपने ऐतिहासिक किले और महलों के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी जाना जाता है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जोधपुर के मुख्य पर्यटन स्थलों में मिहार नगर का किला, उमेद भवन पैलेस और ऐतिहासिक मंडोर उद्यान के साथ कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां समर वेकेशन के साथ साथ अब सामान्य दिनों में भी पर्यटकों का हुजूम देखने को मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। ब्लू सिटी के रूप में पहचाने जाने वाला जोधपुर पिछले कुछ समय से अपने स्वरूप को खोता जा रहा है, लेकिन वर्तमान में जोधपुर के स्थानीय सांसद और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते नजर आते हैं। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर की तर्ज पर जोधपुर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर अब नाइट टूरिज्म बढ़ाने की मांग तेज हो चुकी है। एनडीटी की टीम ने जोधपुर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आए देसी और विदेशी पर्यटकों से भी खास बातचीत की, साथ ही पर्यटन से जुड़े कुछ लोगों से भी बात की। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र में जोधपुर को एक अलग ही नजर से देखा जाता है। जहां बात करें पर्यटन के इस केंद्र की, तो वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जहां जोधपुर से आते हैं, तो पर्यटकों को संख्या बढ़ाने के लिए अब जोधपुर में नाइट टूरिज्म की भी है जो मांग उठी है। हमारे साथ में कुछ देसी और स्वदेशी पर्यटक भी हैं, उनसे जानेंगे कि जोधपुर में जो है पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा मिले, किस प्रकार से नाइट टूरिज्म के जो है वो अवसर भी मिल पाए, जिससे पर्यटन की संख्या भी बढ़े। उसको लेकर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद प्रमोद गहलोत। जी सर, जोधपुर पर्यटन की दृष्टि से एक विशेष विश्व मानचित्र में स्थान रखता है। क्या ऐसा है जो आगे आने वाले समय में पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके? जोधपुर में वैसे पर्यटन काफ़ी रहता है यहाँ पे, और अभी 1-2 साल से सरकार अपना नाइट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्य करवा रही है। जैसे मंडोर गार्डन, सुरपुरा डैम है, कायलाना लेक है। नाइट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी लाइटिंग, काफ़ी कुछ जैसे मंडोर में टॉय ट्रेन वगैरह ये लगाई है। बट इन नाइट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसमें मेंटेनेंस वगैरह जो करना होता है, वो प्रॉपर अगर ध्यान से नहीं दे पाओगे तो नाइट टूरिज्म को नहीं बढ़ा सकते अपन। जैसा कि जो है वो नाइट टूरिज्म को किस प्रकार से जो है वो सरकार विकसित करे, उसके लिए भी कुछ सुझाव दिए। कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? हाँ, आयुष नाम है मेरा। सर, कहाँ से हैं? दिल्ली। सर, जोधपुर आप पर्यटन के रूप में जो है वो घूमने आए हैं। क्या इसमें कुछ पर्यटन को और क्या कुछ नया करना चाहिए जिससे कि पर्यटन इंडस्ट्री को और नई पंख लग सके? बाकी अगर मैं कंपैरिजन में देखूँ, मैं जयपुर जा रखा हूँ, उसके अलावा बाकी उदयपुर, उनके साथ अगर आप कंपेयर करते तो मुझे जहाँ ये लगा, जो फुटफॉल जिसे कहते हैं, वो फुटफॉल काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू जयपुर बोलिए, आप उदयपुर बोलिए। तो मुझे लगता है कुछ अलग इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे मेरे पहले जो थे उन्होंने जैसे ये कहा चीज़ की लाइट शोज एंड ऑल, क्योंकि बहुत ऐसे जितने भी आप मोनूमेंट्स देखते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लोग डे टाइम पे ही आते हैं यहाँ पे, राइट। नाइट को अगर आप देखें, बहुत कम ऐसे मोनूमेंट्स होंगे जहाँ पे लाइक गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है नाइट शोज एंड ऑल के लिए। तो द मोमेंट की गवर्नमेंट ये सब लेना स्टार्ट करे तो टूरिस्ट ऑब्वियसली आएंगे यहाँ पे, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो एज वेल एज जो नेशनल टूरिस्ट हमारे सारे ही आते रहेंगे। तो गवर्नमेंट को एक अलग इनिशिएटिव लेनी चाहिए इस बारे में। और जैसा कि सर, राजस्थान जोधपुर जो है वो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी है और कहीं ऐसे किले महलों के शहर के रूप में भी इसको पहचाना जाता है। लाइट एंड साउंड शो के साथ में जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल पर्यटन है उनको भी बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकार को प्रयास करने चाहिए। हाँ, आप अगर इनडायरेक्टली देखते हैं कि ये लाइट शोज एंड ऑल जैसे इंक्रीज होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी ऑब्वियसली जनरेट होगा, ये भी एक चीज़ है। जो आसपास के जो लोग हैं, जितने रूरल एरियाज के लोग हैं, उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट मिलती है। उसके अलावा एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप होते हैं उनके लिए। तो ये बेसिकली अगर आप देखते हैं, लाइक ये एक ऑलराउंड फिगर है जो हर किसी को ही डेवलप करेगा। गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बाकी जो पीपल है उनके लाइवलीहुड मिल रहे हैं, उन्हें सोर्स ऑफ इनकम भी उनके लिए, उन्हें कोई और अलग सोर्स ऑफ इनकम में भी अगर डिपेंड करना है, बट एक एडिशनल इनकम भी हो जाते हैं उनके लाइवलीहुड के लिए। बिल्कुल। और जैसा कि जो है वो रूरल पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही जो है वो रोजगार के भी नए अवसर मिल पाएंगे। कुछ और भी लोग हैं। सर, कहाँ से हैं? मैं सुहाब से हूँ, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं यहाँ मंडोर बाग घूमने के लिए आया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जैसा कि आप नाइट शो के बारे में बोल रहे हैं कि भाई दिन का तो व्यवस्था है कि मतलब
लोग आते हैं, घूमते हैं। लेकिन अगर रात का भी इसमें हो कि रात को लोग आए और घूमें, तो उसकी व्यवस्था है। अभी तो यहाँ काफ़ी मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर सरकार और जेडीए वगैरह जो भी यहाँ की संस्थाएं हैं मिलके अगर कुछ करती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और वो सबके लिए अच्छा ही रहेगा। लोग यहाँ आएंगे, घूमेंगे। बाकी कुछ जैसा कि जोधपुर जो है वो कहीं ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है, और कहीं लोग जो यहाँ के स्थानीय पर्यटक हैं उन्होंने भी ये सुझाव दिया है कि नाइट पर्यटन के साथ ही जो है वो ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। इसके साथ ही कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जो पुरातत्व विभाग के जो एक अधिकारी हैं इमरान खान जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, क्या नए विशेष जो है पर्यटन की दृष्टि से कुछ नए अवसर जो हैं वो जोधपुर के लिए होने चाहिए? सर, जैसे अपने पर्यटन की दृष्टि से बात करें और ऐतिहासिक धरोहरों और ऐतिहासिक चीज़ों की बात करें तो यहाँ जोधपुर शहर में 2 संग्रहालय हैं, राजकीय संग्रहालय हैं। एक तो राजकीय संग्रहालय मंडोर जो मंडोर गार्डन में स्थित है, और एक सरदार राजकीय संग्रहालय जो उम्मेद उद्यान पब्लिक पार्क में स्थित है। तो आज जैसा अभी अपन यहाँ खड़े हैं, जनाना महल में ये राजकीय संग्रहालय मंडोर बना हुआ है। यहाँ दिन में कम से कम 200 से 300 पर्यटक पर डे आते हैं, और जो वीकेंड होता है तो 500-600 के लगभग भी जाता है। और अभी जो सीजन आने वाला है टूरिस्ट सीजन, तो उसमें 700-800-1000 पर्यटक भी चले जाते हैं। तो जैसा नाइट टूरिज्म की अभी बात चल रही थी, तो नाइट टूरिज्म अभी मंडोर में शुरू हुआ ही है। मंडोर में जैसे गार्डन ये रात को 10 बजे तक खुला रहता है। लाइट एंड साउंड शो है यहाँ मंडोर में, देवल्स बने हुए हैं महाराजा अजीत सिंह जी का और महाराजा जसवंत सिंह जी का। तो जेडीए के माध्यम से यहाँ लाइट एंड साउंड शो होते हैं। अभी जेडीए के माध्यम से यहाँ पर टॉय ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है, चौपाटी का निर्माण किया गया है। हमारे राजकीय संग्रहालय मंडोर में भी जो है एक जो है ये कियोस्क की स्थापना की गई है, जो पर्यटक यहाँ आते हैं, जिनको खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर मिली रहे। तो सरकार काफी ध्यान दे रही है। इसके अलावा जो जोधपुर के जो दोनों राजकीय संग्रहालय हैं और जो जोधपुर में जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारक हैं, जैसे कि पचकुंडा की छतरियां हैं या आपके मंडोर देवल से, तो यहाँ प्री वेडिंग शूट और पोस्ट वेडिंग शूट की भी सुविधाएं हैं। तो ये अगर कोई व्यक्ति आता है तो सरकार का जो नॉमिनल चार्ज है, जो फीस है, वो अदा करके इसमें प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूटिंग भी की जाती है। तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही है जोधपुर। इसके अलावा ये मंडोर और पचकुंडा की छतरियां जो है प्री वेड और पोस्ट वेड शूट के लिए भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है। तो एक वेडिंग डेस्टिनेशन भी एक जगह से ये बन रहा है। तो जैसा कह सकते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी जोधपुर शामिल किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसके अनुरूप जोधपुर को भी वेडिंग डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है। तो बात जब वेडिंग डेस्टिनेशन की आई है, तो जोधपुर के जो पुराने ऐतिहासिक धरोहर हैं या किस प्रकार से जो है वो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी नए अवसर जो हैं वो कैसे किस प्रकार से जो करने चाहिए? जैसे आप देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है उनकी भी कई शादियां जो हैं अपने जोधपुर शहर में हुई है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में देखें तो जैसे अगर बड़े स्तर पे देखें तो मेहरानगढ़ फोर्ट है, उम्मेद भवन है, और अगर जैसे हमारे जो पुरातत्व विभाग के जो स्मारक हैं, जैसे कि मंडोर में जो देवल्स हैं, महाराजा अजीत सिंह जी का देवल है, महाराजा जसवंत सिंह जी का देवल है, या और भी जो छतरियां बनी हुई है, तो ये वेडिंग डेस्टिनेशन की एक बड़ी जगह है। इसके अलावा पचकुंडा की छतरियां, ये भी एक बड़ी जगह है। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति आके इसकी परमिशन लेके जो सरकार का जो शुल्क है वो अदा करके वेडिंग डेस्टिनेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ राजकीय संग्रहालय मंडोर है, जो जनाना महल में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था 17वीं सेंचुरी में। वो बहुत शानदार महल है। इसके अलावा सरदार राजकीय संग्रहालय है उम्मेद उद्यान पब्लिक पार्क में, जो 1935 में बना था ये संग्रहालय। यहाँ पर भी आप जो है वेडिंग डेस्टिनेशन कर सकते हैं, प्री वेड शूट और पोस्ट वेड शूट। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जोधपुर की जनता को और बाहर के आने वाले पर्यटकों से भी ये कहूंगा कि वो इस अवसर का फायदा उठाएं। सरकार बहुत बढ़िया प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार जिसमें और राज्य सरकार जिसमें जोधपुर के अंदर टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ रही हैं, और आने वाले सीजन में हम ये विश्वास करते हैं कि अधिक से अधिक टूरिस्ट जो है जोधपुर में आएंगे। तो जैसा कि जो है वो स्थानीय पर्यटकों के साथ में जो पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी विस्तार से बताया। और इस वक्त हम जो है जोधपुर के ऐतिहासिक मंडोर उद्यान में बने संग्रहालय में है, जहां भी हम देख पा रहे हैं कि कहीं पर्यटकों की संख्या है, और इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ ही जो राजा महाराजाओं के दौर के जो पौराणिक और ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनको भी यहाँ संरक्षित किया हुआ है। और इसके साथ ही जो राजा महाराजाओं के दौर के साथ ही जो पुरानी धरोहरों को संरक्षित करने के अलावा जो पर्यटन के रूप में जो किस प्रकार से पर्यटन बढ़ सके उसको लेकर भी कहीं जो स्थानीय पर्यटक हैं उन्होंने भी सुझाव दिए। और वेडिंग डेस्टिनेशन रूप में जिस प्रकार से जोधपुर आगे आने वाले समय में एक नए पर्यटन केंद्र के साथ ही उभरे, उसको लेकर भी कहीं सुझाव दिए। अब देखने वाली बात है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गृह जिले में आगे आने वाले समय में किस प्रकार के पर्यटन के नए अवसर मिल सकते हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। जोधपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है, और चूंकि आप देखेंगे कि जोधपुर में अब तक जो पर्यटन के जो प्रमुख स्थल हैं उनमें मेहरानगढ़ है, जसवंतड़ा है, उम्मेद भवन पैलेस है, घंटाघर है, या मंडोर गार्डन है। लेकिन कुछ समय से बहुत सारे छोटे छोटे और भी संग्रहालयों की स्थापना हुई है, और
बहुत सारी ऐसी विरासतें हैं जिन्हें हम संग्रहालय के रूप में संजो सकते हैं। और यदि इस तरह से प्रयास किया जाए तो निसंदेह जोधपुर एक बहुत बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभर सकता है और यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 3-4 दिन का पर्यटकों का स्टे भी किया जा सकता है। पहला जो बदलाव है वो है हमारा ब्लू सिटी। हमारे पुराने शहर का जो बसावट है वो बहुत ही खूबसूरत है। हमारे पुराने शहर में हवेलियाँ हैं, पुरानी गलियाँ हैं, चौतरे हैं, चौटे हैं। हमारी गलियों में बहुत सारी जो है वो विरासतें हैं, ख़ास तौर से जो है वो जल स्रोत हैं हमारे, कुएँ, बावड़ियाँ, झालरे। इन सबको बहुत सुंदर ढंग से यदि वापस पर्यटन की दृष्टि से तैयार किया जाए, दिखाया जाए, तो निसंदेह जो है वो भीतरी शहर का पर्यटन स्थल बहुत बढ़ सकता है। और साथ ही हमारे शहर का जो परकोटा है वो संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में आता है। लेकिन परकोटे के जितने भी बड़े द्वार हैं वे सारे के सारे पुलिस चौकियों के अधीन हैं और उनका बिल्कुल भी सार संभाल नहीं है। 1-2 को छोड़ के तो दूसरी पुलिस चौकियों की बहुत ही स्थिति खराब है। तो ये जो शहर परकोटे के जो द्वार हैं ये अपने आप में एक संग्रहालय का बहुत बड़ा स्वरूप बन सकते हैं। यदि यहाँ पर छोटे-छोटे जो है वो संग्रहालय बनाए जाए, खास तौर से जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी शहर में क्या उपाय किए जाते थे पुराने ज़माने में, तो उनकी एग्ज़िबिशन्स लगाई जा सकती हैं। उन गलियारों को और उनके द्वारों को पुरानी गौरवशाली कहानियों से, ऐतिहासिक घटनाओं से और शहर में आने-जाने वाले लोगों की क्रियाकलापों से रूबरू कराया जा सकता है। इनके पीछे बहुत कुछ कहा जाने के लिए इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन इस तरह के कोई प्रयास नहीं हुए। हमारा जो घंटाघर है वो बहुत पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ बहुत सी संभावनाएँ भी हैं। लेकिन केवल दिन के अवसर पर ही एक घंटाघर पर्यटक के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इसे चूँकि हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है कि जहाँ से मेहरानगढ़ दिखता है, वहाँ रात्रि में भी बहुत अच्छे जो है वो पर्यटन के केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब इसी तर्ज पे चलते हैं। अगर मेहरानगढ़ को लाइट से चमकाया जाता है, तो बहुत खूबसूरत दिखता है। जोधपुर 3 शहर से जो है वो किले को घेरे हुए हैं। तो इन तीनों तरफ जो बहुत सारे पुराने स्मारक हैं, एक तरफ घंटाघर आ जाता है, तुंग जी का झालरा और इस तरफ रास वाला कॉम्प्लेक्स आ जाता है। आगे चलते हैं तो जूनी धान मंडी का कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इन सबको यदि रात्रि पर्यटन के रूप में विकसित किया जाता है तो बहुत संभावना है। खास तौर से ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाए या इस तरह से उसको विकसित किया जाए कि विरासत भी बनी रहे और इसके स्वरूप में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो। चूँकि ये सारी पुरानी इमारतें हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी छत के ऊपर आप रेस्टोरेंट खोल दें और चला रहे हैं, ये नहीं। इन सब के लिए एक बहुत खूबसूरत प्लान बनना चाहिए, बहुत सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यदि योजना बनती है तो नाइट टूरिज़्म की बहुत संभावना है। वहाँ से न केवल आप आर्ट एंड क्राफ्ट को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, घंटाघर में आप लाइट एंड साउंड शो कर सकते हैं, बहुत सारे थिएटर ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। और उसी के साथ आप देखेंगे कि उम्मेद उद्यान बना हुआ है, पास में ही है उम्मेद उद्यान और सरदार म्यूजियम है वहाँ पर भी एक वाटर बॉडी है, टेम्पल हैं, पुरानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं और एक संग्रहालय है। इससे बड़ी खूबसूरत जगह क्या हो सकती है। वहाँ पर भी रात्रि के लिए जो है वो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। बहुत अच्छा जो है वो रात्रि 10-11 बजे तक के लिए मॉन्यूमेंट्स बनाया जा सकता है। इसके अलावा जोधपुर में रूरल टूरिज़्म की बहुत संभावनाएं हैं। अभी तक हम केवल विलेज सफारी में एक साइट्स को ही देखते आए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पिछले इतने वर्षों में हमारे जो जनप्रतिनिधि कह लें या हमारी जो प्रशासनिक तबका है, इन्होंने बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। खास तौर से अगर आप नागौर या फलोदी रूट्स को लेते हैं तो ओसियां बड़ा सेंटर है। केवल वहाँ एक साल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है पर्यटन विभाग की तरफ से, मरु महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव के दरमियान में, लेकिन उसके बाद इतिश्री कर ली जाती है। मारवाड़ की सबसे ओल्डेस्ट यदि साइट्स या रूइंस कह सकते हैं तो वो ओसियां है। ओसियां में अपने आप में जो है वो 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक का आर्ट है, वो इतना खूबसूरत है कि हम कर्नाटका की हम्पी या दक्षिण भारतीय शैली से उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जो राजस्थान की सबसे ओल्डेस्ट स्थापत्य शैली को अगर हम कहीं देखते हैं तो ओसिया में सबसे अच्छी कंडीशन में देखने को मिलती है। तो उसको उस रूप में आज दिन तक कभी भी पर्यटन की दृष्टि से नहीं दिखाया गया है। यदि उसके लिए सॉल्यूशन किया जाए, उन्हें दिखाया जाए, तो ओसियां एक बहुत अच्छा हब बन सकता है और ओसियां, तिमरी और इन सबको मिला के एक विलेज रूट और तैयार किया जा सकता है विलेज सफारी के लिए। इसी तरह से जैसलमेर हाईवे पे भी हम इसी तर्ज पे जो है वो एक रूट तैयार कर सकते हैं। बाड़मेर हाईवे पे हम इस तरह का रूट्स बना सकते हैं, जैसे विलेज सफारी जो है वो पाली रूट पे है, वो आप चाहें तो बाड़मेर में भी कर सकते हैं। यहाँ ब्लैक बक भी हैं, चिंकारा भी हैं
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तरह से बहुत अच्छी डेवलप्ड है दवा डोली के आसपास में। तो इन चीज़ों को और इन जगहों को अगर विकसित किया जाता है तो एक विलेज टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है जोधपुर में। और हमारे मेहरानगढ़ के जो पूर्व निदेशक थे स्वर्गीय करणी सिंह जी जसोल साहब, उन्होंने बहुत वर्षों पहले पर्यटन विभाग की बैठक में एक सुझाव दिया था कि यदि हम विलेज टूरिज्म को विकसित करें और वहाँ एक छोटा सा गांव विकसित किया जाए, एक ऐसी ज़मीन ली जाए जहाँ 10-20 बीघा ज़मीन हो और वहाँ एक ट्रेडिशनल विलेज को बनाया जाए जिसमें आर्ट क्राफ्ट ट्रेडिशनल आर्टिस्ट वगैरह और पुराने जो हमारे घर बनाने के तरीके, अनाज रखने के तरीके, कोठियाँ, झोंपड़े, ये सारी चीज़ और हमारी जो गाँवों की बसावट है वो वहाँ पर दिखाई जाए, झोंपड़े वोंपड़े के साथ में उसको बना के। तो इसकी बहुत संभावनाएं हैं। अगर आप दिल्ली कभी जाएं तो छत्तरगढ़ में इस तरह के जो है वो संस्कृति म्यूजियम और बहुत सारे म्यूजियम बनाए हैं उन्होंने, फार्म हाउस के अंदर ये सारी चीज़ें बना रखी है। तो जोधपुर में तो ये हमारे पास बहुत सारी इस तरह की संभावनाएं हैं जिनको विकसित किया जा सकता है। और यदि ये किया जाता है तो पर्यटन का एक बहुत बड़ा जो है वो तबका इस तरफ डाइवर्ट हो सकता है और 1 से 2 दिन नहीं बल्कि 3 से 4 दिन तक जोधपुर में पर्यटन घुमाई के लिए रुक सकते हैं और जोधपुर के इस पर्यटन को जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ के जो स्थानीय लोक कलाकार हैं, लोक संगीत से जुड़े जो पेशे से जुड़े लोग हैं, उनको यहाँ इस तरह की अगर व्यवस्थाएं होती है तो रोजाना उनको व्यापार मिलेगा और अगर उन्हें रोज व्यापार मिलेगा तो वे अपनी कला को जो है वो और अधिक निखारेंगे और अपनी कला को आगे अपनी अगली पीढ़ी को भी देंगे। अन्यथा हम हमारी इस लोक कला या लोक संस्कृति को भी धीरे धीरे खो देंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम रूरल टूरिज्म को भी डेवलप करें और साथ साथ में दूसरी जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वो भी समय अनुसार की जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसा कि सभी को विदित है, हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं या हम आउट ऑफ इंडिया चले जाएं तो हम पाएंगे कि वहाँ की रीजनल जो कल्चर है, जिसके अंदर चाहे वहाँ का मांड हो, चाहे हमारा मांड हो, चाहे क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे सॉफ्ट म्यूजिक हो, चाहे हिप हॉप हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई आपको नाइट डेस्टिनेशन ऐसा मिलेगा जहाँ पे पर्यटक दौड़ के जाता है कि उसको ये पता होता है कि ये सैटरडे इवनिंग, ये संडे इवनिंग या ट्यूसडे इवनिंग ये फिक्स है, ये हॉल है, यहाँ पर लोकल कलाकारों को बहुत सारी अहमियत मिलेगी और वहाँ पे वो जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे, उनको सरकार की तरफ से एक मिनिमम दे ही दिया जाता है और जिसको कि लोग जो है वहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा वैक्यूम है हमारे जोधपुर के अंदर। आज भी अगर हमारा कोई सैलानी आता है, कोई विदेशी आता है, तो अगर उसको रूबरू होना हो कि लोकल कल्चर इनका क्या है, जबकि हम बहुत दावा करते हैं कि हमारा मांड बहुत अच्छा है, हम क्लासिकल म्यूजिक के अंदर अपने आप को बहुत महारती मानते हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे कलाकार खूब सारे उठे हुए हैं, लेकिन आज हम आने वाली पीढ़ी को यही नहीं पता कि जमीला बाई कौन थी, वो क्या गाती थी, किसी को ये नहीं पता क्लासिकल म्यूजिक क्या है, इवन किसी को नहीं पता कि इसकी रिचनेस क्या है, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो एक सरकारी प्रयास ऐसा होना चाहिए। मैं चूँकि बहुत विशेष लगाव है गजूबन्ना को जोधपुर से और बहुत बड़ी समृद्ध बात यह है कि हमारे जोधपुर के मंत्री बने हैं, इस कल्चर मिनिस्टर भी हैं वो पर्यटन के साथ साथ। तो मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में कोई विशेष इसका बीड़ा उठाएं और हमारे पास में वेन्यूज़ की कमी नहीं है जोधपुर के अंदर। आज भी अशोक उद्यान है, लंबा चौड़ा है, लेकिन इंफ्रा उसके अंदर भी बहुत है। लेकिन क्या कोई एक ऐसी जगह हो, या अशोक उद्यान ही नहीं, आप पब्लिक पार्क को ले लीजिए, कोई सेंट्रलाइज प्लेस हो जैसे जयनारायण व्यास हॉल है, सरकार की तरफ से एक कदम होना चाहिए, चाहे वो मिनिमम एंट्री फीस ले ले, उसकी कोई तकलीफ नहीं है उसके अंदर। लेकिन आज जैसे हमारे ये जो है जैसलमेर के इतने सारे कलाकार हैं, जो कालबेलिया है, दुनिया भर के अच्छे चरी डांस है, ये है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ हम कह सकें हमारे पर्यटक को आप वहाँ जाइए, हमारा लोकल कार्यक्रम आपको मिलेगा। तो बहुत गुंजाइश है इस सब की, ये फ्लोरिश होना चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में जोधपुर को अग्रणी बनाने के लिए सबसे पहले हम ये डिमांड करते हैं कि पर्यटन को विशेष दर्जा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिले तो बहुत बड़ी संभावनाएं बनेगी और विशेष दर्जा मिलने की वजह से इनके बेनिफिट्स जो मिलते हैं, इंडस्ट्री के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो पर्यटन उद्योग को भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और जोधपुर में क्योंकि टूरिज्म मिनिस्टर हमारे जोधपुर के ही हैं गजूबन्ना, तो उनको मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम जोधपुर के क्षेत्र में एक राजस्थान कॉन्क्लेव करके आयोजित करें, जोधपुर में आयोजित करें, यहाँ बहुत संभावनाएं बन रही हैं और सैलानी 2 दिन तक कैसे रुक सकता है उसकी एक प्लानिंग करें, टूरिज्म सर्किट बनाएं और टूरिज्म सर्किट बनने के बाद में व्यक्ति अपने आप ही 2 दिन या 3 दिन की रुकने की प्लानिंग करेगा
विदेशी सैलानी भी रुकेंगे और डोमेस्टिक जो ट्रेवलर्स होते हैं हमारे, चाहे इनबाउंड हो या आउटबाउंड हो, जो भी हो, वो एक तरह से बढ़ेगी, संभावनाएं बढ़ेगी। टूरिज्म सर्किट अगर बढ़ेगा तो और भी संभावनाएं जोधपुर में टूरिस्ट की आने की होगी। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी ये ख्वाब है कि वेड इन इंडिया जो इन्होंने सजेस्ट किया है, विदेश में जाकर के शादियाँ नहीं करके और इंडिया के अंदर में ही शादियाँ करें। और पर्यटन के क्षेत्र में और वेडिंग के क्षेत्र में जोधपुर तो अग्रणी है, अपने आप में अग्रणी है। खूब सारी शादियाँ यहाँ हो रही है, उम्मेद भवन पैलेस में भी हो रही है और हमारे यहाँ भी हो रही है। पूरे राजस्थान में पूरी जोधपुर की होटलें शादियों की वजह से बिजी रहती है और अगर इसका भी अगर बढ़ावा मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा उत्तम होगा। अपन बातें तो बहुत करते हैं कि नाइट टूरिज्म जोधपुर में होना चाहिए, लेकिन जो साउंड के सिस्टम बजाने की जो 10 बजे तक की पाबंदी लगा रखी है, ये अगर नहीं हटेगा तो नाइट टूरिज्म कैसे होगा? जब तक आप गीत संगीत नहीं करोगे या कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करोगे, कलाकार जो आएंगे 10 बजे माइक बंद कर दोगे तो टूरिज्म बढ़ नहीं सकता है। नाइट टूरिज्म के हिसाब से 12 बजे तक जो है कम से कम अलाउ करना चाहिए, ताकि साउंड सिस्टम, नृत्य वगैरह जो भी कर सकते हैं वो हम कर सकें, जोधपुर वाले कर सकें। एक्चुअली में क्या होता है, आज एक टूरिज्म किसी को होटल इंडस्ट्री लगानी है मान लो, तो कम से कम 4 साल का प्रोसेस लगता है। अब 4 साल के प्रोसेस में कितनी ब्याज लग जाती है, कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्रिस्ट को होता है, उद्योगपति को होता है। अब 2 साल तो प्रोसेस में लग जाते हैं, निगम से, जेडीए से अप्रूवल लेने में 2 साल लग जाते हैं। रिको की अलग बात है, रिको में तो बहुत लिमिटेड प्लॉट्स होते हैं, कॉमर्शियल प्लॉट्स। वो होटल के लिए अभी बैन लगा रखी है हाई कोर्ट ने, तो रिको तो ज़्यादा प्लॉट्स दे नहीं सकता कॉमर्शियल प्लॉट। रिको में काम अच्छा हो जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन निगम और जेडीए में काम करना होता है। 2 साल की अवधि केवल फॉर्मेलिटीज पूरी करने में लग जाती है। विशेष रूप से जब पॉल्यूशन की एनओसी मांगने जाते हैं, दुनिया भर के अड़ंगे वो लोग करते हैं। आज मुझे मान लो कंसेंट टू एस्टेब्लिश की एप्लीकेशन लगानी है, जो जरूरी होती है इनिशियली करने के लिए, होटल चालू करने के लिए, उसके लिए दुनिया भर के अड़ंगे वो लगाते रहते हैं। वहाँ पता नहीं कौन बैठे हुए हैं और किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, वो अड़ंगे करते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम आ जाते हैं। मिलती ही नहीं है एनओसी हम लोगों को।